देश के 5 राज्यों में नतीजे लगभग साफ हो गए हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर देखने मिल रही थी, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें विकास चाहिए। महिलाओं ने यह साफ कर दिया कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। क्यों प्रद्युमन? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अब यहां पर बनी हुई नजर आ रही है, इससे यह तो साफ हो रहा है कि जनता वाकई में बदलाव चाह रही थी और उसका जो नतीजा है वो अब सबके सामने धीमे धीमे आ रहा है और चीजें बहुत स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी की बौखलाहट अब से कुछ समय पहले से जो दिखनी शुरू हुई थी, टीएमसी ये तो समझ ही चुकी थी कि इस बार के नतीजे साफ तौर पर अलग हो सकते हैं और वैसा ही नजर आया। क्योंकि देखिए, जनता के हाथ में आखिरकार फैसला होता है और जनता ही सब कुछ तय करती है कि वो क्या चाहती है। और इस बार बीजेपी को मौका जो है वो साफ तौर पर दिया जा रहा है, जिससे परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में पूरी तरीके से यहां पर बन गए हैं। अब देखना दिलचस्प यह भी होगा कि जिस तरीके से तमाम दावे, तमाम वादे जो टीएमसी कर रही थी वो तो विफल होते हुए साबित आए, लेकिन बीजेपी के दावों पर एक बार फिर से जनता ने मोहर यहां पर लगा दी है। क्योंकि हमने प्रचार प्रसार के दौरान भी ये देखा था और देखने को मिला था कि जितनी भी रैलियां हुई थी वहां पर बीजेपी की रैलियों में भीड़ बहुत ज्यादा थी, समर्थक ज्यादा थे, कार्यकर्ताओं की साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा था। और उसका नतीजा अब इन आंकड़ों में जो टैली चल रही है उससे साफ तौर पर आप देखकर समझ सकते हैं कि वो ही आंकड़े सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और खुशी की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक दूसरे को गुलाल यहां पर लगाया जा रहा है और आपको यह भी हम जानकारी दे रहे हैं कि अब देखिए, मिठाइयों का ऑर्डर भी नंदनी दे दिया गया है। लड्डू लगातार बन रहे हैं और अब से कुछ देर बाद लड्डू को बांटने का जो सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं हमारे दर्शकों को और भगवा रंग का गुलाल जो है लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। एक तरफ से प्रद्युमन, अगर मैं बात करूं, ममता बनर्जी का बयान जो उन्होंने अभी वीडियो जारी करते हुए कहा, उन्होंने कहा चाहे जितनी भी गिनती करा लो, उनको अभी भी कहीं ना कहीं आशा है कि आखिरी रुझान में जो है टीएमसी जो है जीत सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर जो टीएमसी के हारने के पीछे का रहा, वो बीते पिछले 1.5 से 2 सालों में अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का वीडियो जारी होना, घर घर जाके धमकाना, साथ ही ये बोलना कि आपको टीएमसी को ही वोट देना है और जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसका पता हमारे पे दर्ज भी किया जाएगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से गुंडागर्दी जो अपनाई गई थी टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, उसका ही फलस्वरूप अब इन आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं आंकड़े। क्योंकि जिस तरीके से आपने ठीक कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह बात कही थी कि अगर आप किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपने किसको वोट दिया, उसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जनता ये साफ तौर पर समझ रही थी कि अब खुले तौर पर गुंडागर्दी हो रही है, मारपीट यहां पर की जा रही है और ऐसी सरकार को अब जनता दोबारा मौका देना नहीं चाह रही थी। इसलिए बदलाव हुआ और बदलाव के आंकड़े आप देखिए कितना फर्क आ रहा है। कहां पर टीएमसी की कितनी सीटें हुआ करती थी और आज आप देख सकते हैं कि सीटों में लगातार बढ़त तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रही, लेकिन गिरावट साफ तौर पर आ रही है। और बीजेपी का आंकड़ा आप देखिए, बढ़त बेहद ज्यादा है। यानी कि जिस तरीके से अब देखिए, बीजेपी का जो रोड मैप है वो और भी राज्यों में लोगों ने देखा है, समझा है। लोग समझ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं विकास के मॉडल को अपनाया जाता है, विकास किया जाता है, तो वही इस बार बंगाल में चाहिए था। खेला होवे, हमेशा ये कहा जाता था, आज खेला हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं विकास, सुशासन की राजनीति सबको चाहिए होती है। लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे, विकास के पथ पर बंगाल आगे बढ़े और वही नतीजे साफ तौर पर स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। असम में भी स्थिति बिल्कुल पक्ष में रही है। बीजेपी में आपको बता दें कि खुशी की लहर है और आज शाम को तो प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति आज बनी है असम में आप देख सकते हैं और साथ ही साथ केरल में भी आप देख सकते हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि बंगाल से खास तौर पर लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी और वैसा ही परिणाम इस बार पक्ष में आया है। जी बिल्कुल प्रद्युमन, और अगर हालांकि पुडुचेरी की भी बात की जाए, इस बार पुडुचेरी में भी बोला गया कि 80% से ज्यादा का मतदान जो है दर्ज हुआ है। और साथ ही अगर विजय की, अगर जीत की अगर थोड़ी बात कर ली जाए तमिलनाडु में, तो विजय के पिता ने, हमारे दर्शकों को अगर अपडेट दे दे तो विजय के पिता ने जो है कांग्रेस को न्योता दिया है और उन्होंने कहा है कि आप जो है सब कुछ छोड़कर हमारे साथ मिल जाइए। एक अलग ही विजय का, मैं कहूंगी, उनकी पार्टी का क्रेज देखने को मिला है साउथ में। लोगों ने जिस तरीके से भरोसा जताया, अगर हालांकि चेन्नई की अगर थोड़ी सी बात की जाए, चेन्नई में एक तस्वीर निकल के सामने आई थी जहां ऑटो में जो है विजय की तस्वीरें लगाई थी। लोगों ने अपने छतों पे, अपने घरों पे विजय की फोटो एक तरीके से लगाई हुई थी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर विजय की जीत में भी ये साबित हुआ है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे झालमुड़ी और रसगुल्ला बंटने शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु में एक तरीके से विजय की सुनामी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी।
हमेशा मन में एक ही सवाल उठता था कि आखिर बंगाल में कब जीतेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। बंगाल में जो कुछ हो रहा था, वोट बैंक की राजनीति के कारण डेमोग्राफी बदल रही थी। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह करके रख दिया था। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था, और इन सबकी सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। जनता ने बंगाल के लिए, देश के लिए मोदी जी पर अगाध विश्वास किया है। ऐसी श्रद्धा कि उनके मन में विश्वास है कि मोदी जी ही विकसित बनाएंगे बंगाल को और मोदी जी ही सुरक्षित करेंगे बंगाल को। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, और इसलिए इन चुनाव में जनता का यह भाव प्रकट हुआ है। और एक कार्यकर्ता के नाते आज बंग विजय से मैं भी बहुत भावुक हूं, और अब पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विकास की, सुरक्षा की, क्योंकि हमें सुरक्षा भी जरूरी है देश के लिए, एक नया अध्याय लिखेगी। मन संतुष्ट है और संतोष से भरा हुआ है। मोदी जी का अभिनंदन। अमित शाह जी ने जबरदस्त परिश्रम किया, रणनीति बनाई, और लाखों लाख कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष नितिन जी सहित अभियान में जुटे रहे। सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम और जनता का आभार। और पांडिचेरी में भी बीजेपी की बम्पर जीत। ये परिणाम तो बहुत आश्चर्यजनक है। पुडुचेरी में फिर शानदार बहुमत, आसाम में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है कि जहां भाजपा की, एनडीए की सरकार होती है, वो परफॉर्म करती है। और आसाम को भी अराजकता और घुसपैठ से बचा के सुरक्षित बनाने का काम हुआ है, विकसित बनाने का काम हुआ है। और ये काम और चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो वहां भी मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण, विकास की विजय, विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित आसाम और विकसित पुडुचेरी। शुरू हो चुका है, और इसी बीच देखिए बड़ी जानकारी आ गई है। आपको बता दें कि पानीहाटी में बीजेपी करीब 10,000 वोटों से आगे लगातार चल रही है। अपडेट है, शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर 8,702 वोटों से बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। ये इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं।
जी बिल्कुल। और जिस तरीके से असम में बोडोलैंड में भी जो है बड़ी जीत देखने को मिली है, बीजेपी सुब्रत मैत्रा से बहरामपुर की बात करें, पानीहाटी से बीजेपी करीब 10,000 वोटों से आगे चल रही है। बहुमत एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है। नंदीग्राम सीट पर 8,000 वोटों से आगे जो है बीजेपी है। असम में बोडोलैंड मस्बत 55,000 से ज्यादा वोटों से आगे। बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी बीजेपी सुब्रत मैत्रा से आगे हैं। पानीहाटी में बीजेपी करीब 10,000 वोटों से आगे। और एक तरीके से हर किसी का जो तरीके के बयान आ रहे हैं कि बहुत ही आश्चर्यजनक प्रदुमन ये एक रिजल्ट निकल के सामने आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की चर्चा इसलिए ज्यादा भी हो रही है क्योंकि ममता बनर्जी का गढ़ एक तरीके से माना जाता था पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये तो समझ में आ ही रहा है कि अब क्योंकि अब 2 बज चुके हैं और आंकड़ा लगातार साफ हो रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी है, राजनीतिक विश्लेषक और ईसीआई पूर्व निदेशक है डॉक्टर मोहम्मद अमीन। लगातार आप सभी का स्वागत मैं यहाँ पर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अमीन जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर बन रही है, 2 बज चुके हैं और आंकड़े बहुत हद तक साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कि जो जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, और मैंने वहां पर एज ए ऑब्जर्वर भी काम देखा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये जो रिजल्ट है और समय का 2 बज रहा है, तो अभी समझिए ये जो रिजल्ट हैं ये आगे ही बढ़ेंगे, इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। और हर जगह आप देखिए जो पार्टी है, चाहे तमिलनाडु में देख लिए नई पार्टी निकल के आई है वो ऊपर जा रही है। अगर लेफ्ट में आप देखेंगे तो केरला है, तो केरला जो है तमिलनाडु के बराबर में, केरला के अंदर भी आप देख रहे हैं यूडीएफ की बढ़त हो रही है। और आप देखेंगे आसाम में, आसाम फिर रिपीट हो रहा है। और बंगाल के अंदर तो सब बिल्कुल त्राईमाम हो गया, बिल्कुल 201 सीटों पर बढ़त है। मैं समझता हूँ कि ये मेंटेन करेंगे और बहुत ज्यादा होगा तो 200 तक मेंटेन हालत में करेगी बीजेपी, क्योंकि जो इनको 100 या से ऊपर नहीं मिलने वाली सीटें जो बीजेपी कह रही थी, उनके नेता कह रहे थे अपने भाषणों में, वो सामने दिखता है। क्यों, रीजन क्या है बंगाल के अंदर कि बंगाल के अंदर सबसे सख्ती की गई और ये जो इनको रिगिंग होती थी या जाली वोट डाले जाते थे वो SIR की वजह से सारे हट गए हर प्रदेशों में। और साफ सुथरी लिस्ट आप सामने आई है, जिसकी वजह से आप देखिए कि परसेंटेज ऑफ वोट भी हाई हुआ है और लोगों को सुरक्षा मिली है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने चाहा था कि सुरक्षा दी जाए, तो हमारे वोटरों को भी सुरक्षा दी गई है, हमारे अधिकारियों को भी दी गई है। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर गए थे, जो रेगुलर ऑब्जर्वर होते हैं IAS IPS IRS, उनको भी थ्रेट किया गया, उनको भी कोशिश की गई डेमोरलाइज करने की। लेकिन देखिए आप अजय पाल शर्मा की बात थी, उनके खिलाफ FIR की गई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में। मैं समझता हूँ अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो वो कैंसिल की जाएगी FIR, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ चिताया था कि आप देखिए आप लोग सही काम करिए वरना हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। इसी बात पे ये लोग अड़ गए और इनका यही काम था पूरे प्रदेश के अंदर लूट खसोट, और जिसकी वजह से अधिकारियों के साथ भी आप देखिए बीजेपी के जो करने वाले कौन थे, ईवीएम के ऊपर बीजेपी पे वो लगाने वाले स्टिकर इन्हीं के अधिकारी थे, जिसके लिए ये परेशान हो रही थी कि सेंट्रल ऑब्जर्वर ना आए काउंटिंग के लिए, वरना उसमें भी रिगिंग और बेईमानी करने की कोशिश करते। इससे ज्यादा क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। जिस तरीके से बुरा हाल मचाया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, उनके अधिकारियों ने, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक चुन के अधिकारियों को बाहर किया, जिसकी वजह से आपको देखने को मिला है साफ सुथरा इलेक्शन हो पाया। और इसके लिए हमारे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कर्मचारी और इसके बधाई के पात्र हैं। सबसे ज्यादा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बधाई देता हूँ, जिन्होंने सेशन के बाद इतिहास में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कराए और सक्सेस पाई है, सफलता मिली है इलेक्शन सक्सेसफुल होने में। जी बिल्कुल। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर विदु रावल। विदु जी, एक तरीके से पश्चिम बंगाल के लिए तो बहुत ही हर कोई यही कह रहा है कि बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजे आए। असम की अगर बात करूं या पुडुचेरी की भी अगर बात करूं, एनडीए की आंधी एक तरीके से नजर आ रही है। लोगों का विश्वास एक तरीके से बीजेपी पर बढ़ा है, एक तरीके से स्टार प्रचारक भी, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर पुष्कर सिंह धामी का नाम लूं या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लूं, कहीं ना कहीं उनके आने से भी लोगों ने अपना भरोसा और ज्यादा मजबूत कर लिया बीजेपी पर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा जीता है, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा है बीजेपी के लिए। विदु जी, विदु जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। विदु जी, आवाज पहुंच पा रही है?
ये आपका माइक म्यूट है मुझे लगता है विदु जी। ठीक है, संपर्क नहीं हो रहा, दोबारा संपर्क साधा जाएगा। और भी खास मेहमान लगातार बने हैं सुरेन जी, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन तो महत्वपूर्ण यहाँ पर होती ही है, लेकिन जो आप काम करते हैं दूसरे राज्यों में जनता वो भी देखती है। तो ये माना जाए कि बीजेपी में जो कमल खिल रहा है वो उसी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजों का नतीजा है जो अब इस राज्य में लोग चाह रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास सुरेन जी? जी मैं बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। मैं शुरू से हर चैनल पे यही कह रहा हूं कि इसमें भाजपा सिर्फ बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है। ये चुनाव बंगाल और बांग्लादेश क्या चाहते हैं वहां लोग ही इसके बीच में था। ये चुनाव हिंदू और मुसलमान के बीच में चुनाव था। ये हिंदू के शौर्य और उत्साह का चुनाव था कि वो अपनी उन बेड़ियों को तोड़ सकता है कि नहीं, जिसमें ममता ने उनको जकड़ रखा था 15 साल से। और आपने खुद शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट सुबह सुना होगा कि मुस्लिम ईवीएम और हिंदू ईवीएम का ये चुनाव था जी। तो वहां चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पूरी फोर्सेस लगाई, उन्होंने अच्छे ऑब्जर्वर लगाए और वहां पर एक सिर्फ फ्री एंड फेयर नहीं बल्कि एक सुरक्षित चुनाव का उन्होंने माहौल दिया और उसमें लोग जाकर के वोट डाल पाए, वरना अभी तक तो उन लोगों के लिए वोट डालना ही मुश्किल था। और ये उसी का रिजल्ट है, ये उसी का रिजल्ट है कि वो ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू वहां उखाड़ के फेंकना चाहता था, उसे बदलना चाहता था, उसे वोट डालने का पिछले चुनाव में भी वो मौका नहीं मिला था। अब की बार उसे चुनाव आयोग ने मौका दिया और उसने दूसरी बात यह है कि एक बार जब उसका हौसला बना तो उसने बराबर की टक्कर दी। सेकंड फेज के चुनाव में भी जहां पे कि टीएमसी के गुंडों का सबका दबदबा था वहां वो डटकर लड़े और पत्थरबाजी में भी लड़े, हर तरह की वायलेंस में भी उनके साथ बराबर से मुकाबला किया और वो पीछे नहीं हटे। तो यही एक बात थी जिसकी वजह से वहां पर इतनी बड़ी जीत मिली है। अगर ये विकास और ये होता तो फिर आपको केरल में क्यों नहीं मिलती 2 सीट, क्यों मिल रही हैं 3 सीट? आपको तमिलनाडु में क्यों नहीं मिलती वो सीट? आप एआईडीएमके के नाम पर चल रहे हैं, आपकी अपनी कितनी सीट है वहां पे भाजपा की गठबंधन में? पुडुचेरी में आप कह रहे हैं इतनी आंधी है, एनडीए क्यों कह रहे हैं आप बताइए, भाजपा की वहां कितनी सीटें हैं? और तमिलनाडु में भी सनातन की जीत है। जिन्होंने ये कहा कि ये डेंगू है उनको डेंगू हो गया, जिन्होंने कहा कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे, देखिए क्या हाल हो गया वहां पर। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सुरेंद्र जी हम तस्वीरें भी देख रहे हैं लगातार और हर जगह से कहीं से झालमुड़ी की तस्वीरें आ रही हैं, रोशोगुल्ला बट्टा जो है शुरू हो गया है, लोगों ने भगवा जो है रंग से गुलाल खेलना शुरू कर दिया। और ये तस्वीर आपके सामने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झालमुड़ी खाई थी पश्चिम बंगाल में जाकर के, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। मेरे साथ जो है सीआई के पूर्व निदेशक भी जुड़े हैं, डॉक्टर अमीन जी। एक तरीके से चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर अगर मैं बात करूं, अगर पश्चिम बंगाल की बात हमने की, तमिलनाडु की बात करूं, केरल की बात करूं या पुडुचेरी की, लोगों का भरोसा एक तरीके से चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर बढ़ता हुआ नजर आया और ये वही संकेत आज हमें टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है जो जनता ने अपना वोटिंग की है। डॉक्टर मोहम्मद जी। हाँ बताएं प्लीज। जी मैं कह रही हूं जिस तरीके से तस्वीरें हम अपने सामने देख रहे हैं, लगातार झालमुड़ी जो है बंटनी शुरू हो चुकी है और एक तरीके से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताया है कि भगवा जो है वो लहरना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने जय मां दुर्गा के नाम को जो है एक तरीके से अब अपना लिया है। एक तरीके से चुनाव आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर लोगों का भरोसा बढ़ा एक तरीके से टाइम के साथ। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, चुनाव आयोग का भरोसा हटाया गया था पब्लिक से और उसको बदनाम किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश थी कि हिंदुस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है उसको जो है किसी तरीके से नकारा जाए और निगेटिव पब्लिसिटी की जाए, जिसकी वजह से आज सबको मुंह की खानी पड़ गई है कि यही इलेक्शन कमीशन है जिसकी दुनिया तारीफ करता है। और इलेक्शन कमीशन ने जम के अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए, जैसे शेषन ने कभी किसी जमाने में किया था, ऐसे ही सीसी इस वक्त जो हमारे गोयल साहब हैं उन्होंने भी इस बात को किया। और आप समझिए कि इस तरह से करने के बाद आप देखिए वहां पर स्वच्छ और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हुआ और मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपने वोट का अधिकार मिला है और उसने अपने वोट का प्रयोग किया और करने के बाद ये जो वहां पर Kerala in Punjab
And here in Kerala, our focus must be on good governance, on transformation, on changing the narrative which has been so disappointing and negative in the course of the last 10 years of misgovernance. So I'm looking forward to seeing a transformed Kerala, a Kerala where young people no longer need to flee and go to other states and other countries looking for work, because there's nothing here. Instead, we want a Kerala where investors will come, businesses will grow, growth will happen, and तो फिलहाल जिस तरीके से आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से 5 राज्यों में एक तरीके से लोगों ने भगवे पर अपना भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर जनता का भरोसा जहां कम होता दिख रहा है, तो वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम की बात करें, असम में एक बार फिर से बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने अभी से झालमुड़ी से लेकर के रसगुल्ले बांटने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने भगवा गमछा लहराना शुरू कर दिया, लोगों ने बता दिया है कि भरोसा एक बार फिर से हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे है। मेरे साथ सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से बंगाल में कहा जा रहा था कि टीएमसी एक तरीके से प्रद्युमन बात करूं तो ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है एक तरीके से ये एक्सेप्ट करना, क्योंकि जिस तरीके से उनका वीडियो मैसेज भी निकल के सामने, उन्होंने कहा चाहे 8 से 10 बार गिनती कराओ लेकिन आखिरी में जीतेगी तो टीएमसी। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को बता देते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है, सबसे पहले वो बता देते हैं तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को ऑफर भी यहां पर मिला है। तो बता दें कि कांग्रेस ने समर्थन का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट यहां पर सामने आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव हारे हैं, ये भी अपडेट आ गया है। गौरव गोगोई 23,182 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। तो तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को ऑफर, कांग्रेस ने ये प्रस्ताव का आपको बता रहे कि समर्थन जो है साफ तौर पर दे दिया गया है। कुल मिला के बड़े पैमाने पर ऑफर्स जो है वो यहां पर दिए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी अपडेट जो है वो यहां पर तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अपडेट है, तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को ऑफर यहां पर दिया गया है। रुझानों में टीवीके को सरकार बनाने के लिए 8 सीट चाहिए। और इसी बीच आपको बता दें कि खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारी ब्यूरो चीफ बंगाल से संगीता झा भी लगातार बनी हुई हैं। संगीता, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और बीजेपी के पक्ष में तो है ही, क्या वहां पर अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप बंगाल में मौजूद है, बताएं विस्तार से। जी प्रद्युमन, जिस तरह से सुबह से ही जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नतीजे निकल रहे हैं, सुबह ही हमने देखा था कि पोस्टल बैलेट का जब नतीजा निकलकर सामने आ रहा था तो ज्यादातर जगहों से बीजेपी जो है लीड कर रही थी। उसके बाद देखिए धीरे धीरे बीजेपी लीड हर जगह से करती हुई नजर आ रही है। खासकर वैसे देखिए जिस तरह से हमने देखा, जंगल महल देखा और कई जगह आप देखिए, रामपुर हाट हो, फिर घाटाल हो, हावड़ा हो, दक्षिण 24 परगना हो, उत्तर 24 परगना इलाके हैं जहां पर भगवा मय हो चुका है। लोग अभी से ही अबीर खेलना शुरू कर दिए हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मैं फिलहाल अभी भवानीपुर विधानसभा में मौजूद हूं और थोड़ी देर पहले ही मैं शेखावत गर्ल्स हाई स्कूल के पास मौजूद थी। आप इस वक्त भवानीपुर में अगर मौजूद है तो भवानीपुर में तो कांटे की टक्कर बताई जाती है, यहाँ पर अभी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। पहले के रुझानों में ये निकलकर सामने आ रहा था, शुभेंदु अधिकारी आगे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी 30,000 जो है वोट से लीड कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जाकर वो 13,000 वोट से लीड कर रही है। यानी कि जो नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे राउंड चल रहा है, वैसे वैसे जो आंकड़ा जो है वो इधर उधर हो रहा है। फिलहाल अभी हमें थोड़े वक्त का और इंतजार करना पड़ेगा किसी भी नतीजे में पहुंचने के लिए। लेकिन वही इसी बीच आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का एक बयान भी सामने आया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि सभी कोई जितने भी एजेंट है सभी अपने अपने जगह पर बने रहे, कोई भी छोड़कर काउंटिंग वाली जगह से ना निकले, क्योंकि ये जो है एक तरह की साजिश है, इलेक्शन कमीशन की साजिश है। वो किसी भी तरह से जो परिणाम जिस तरह से हमेशा सामने आते थे उसको फ्लो कर। विदु जी, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बहुत स्पष्ट आपके पक्ष में ही हैं और ये तो खुशखबरी आपके लिए है, दावे और वादे पास हो रहे हैं, मैं तुरंत आ रहा हूं, लेकिन इसी बीच अमीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीन जी, बात पूरी कीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अभी आपकी करेस्पॉन्डेंस बोल रही है कि ममता जी ने जो बयान दिया है कि ये एक साजिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी जो तुष्टीकरण की नीति थी, जातिवादी नीति चला रही थी वो, और एक समाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, और उनको इसी कारण से आप देखिए आज उनकी इतनी बुरी हार हुई है, क्योंकि उनका खुद का मन स्वच्छ नहीं है, ना साफ है खुद भी। तो आप देखिए खुद बेईमानी कर रही थी, इसलिए उनके यहाँ करप्शन था, सब कुछ था। और इलेक्शन कमीशन ने अगर सख्ती बरत के प्योर शांतिपूर्वक मतदान करा दिया, कोई भी हत्या नहीं हुई,
ये श्रेय जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। बिल्कुल। और इस तरह से करना इलेक्शन कमीशन इंडिया के लिए उचित नहीं है। किसी भी अपोजिशन को आप देख लीजिए रिजल्ट में, इलेक्शन कमीशन ने कहीं कोई बेईमानी वाली बात नहीं की, सब ईमानदारी से किया, जिसकी आप देख सकते हैं ईमानदारी से हुआ है, जब तो आज नतीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो फर्जी वोटिंग का सिलसिला लगातार होता था। विदु जी, अब जिस तरीके से एसआईआर का विरोध टीएमसी ने किया और जिस तरीके से हमारी ब्यूरो चीफ बता रही है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ही टीएमसी आरोप लगा रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? प्रद्युमन जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान मैच हारने लगता है तो उसके बाद वो एम्पायर्स को ब्लेम करता है, उसके बाद वो बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी जैसी बातें कहता है, जैसे वो गेंद और बल्ले के ऊपर कहता है कि बल्ले के अंदर स्प्रिंग लगा दिया था और गेंद जो है वो उसके अंदर कोई चिप लगी हुई थी। इस प्रकार के जो बेहुदा जो बहानेबाजी पाकिस्तान करता है, लगभग वही जो है आज टीएमसी कर रही है। आमतौर पर ये कांग्रेस किया करती है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जो जीत बंगाल के अंदर है, हम याद करते हैं जिस प्रकार से हम बचपन से उद्घोष लगाया करते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत गर्व से जो है ये कह सकते हैं कि जहां हुआ था जन्म मुखर्जी का, वो बंगाल भी हमारा है। और वो बंगाल हमारा है जब मैं ये कहता हूं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं कहता हूं, मैं ये बात जो है आज रेखांकित करना चाहता हूं इस देश के लोकतंत्र के लिए, जिसके लिए असंख्य वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, असंख्य क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र तो स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन बंगाल वो एक ऐसा हिस्सा रह गया। जी बिल्कुल विधु जी, जिस तरीके से आपने कहा और लगातार वही रिएक्शन हमें ममता बनर्जी से जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सभी गेस्ट बने हुए हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जश्न मन्ना अभी से शुरू हो चुका है और लगातार विपक्ष की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। और सीधा चलते राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। सुनिंदर जी, जिस तरीके से रुझान अभी तक हमने देखे हैं, जो पिक्चर निकल करके सामने आ रही है, क्या माना जा सकता है कि 2029 क्या चुनाव का एक तरीके से ये सेमीफाइनल है, एक तरीके से ट्रेंड सेट कर रहे हैं आज? नहीं, 2029 अभी बहुत दूर है जी, इतना लंबा आप मत सोचिए। देखिए, इसमें एक ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है जो बिहार से शुरू हुआ था कि इस हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं को दबाकर उनको समता के अधिकार से वंचित करके कोई सरकार बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रहने दी जाएगी और पहला मौका मिलेगा तो उसी में उस सरकार को बदला जाएगा। आने वाली सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज क्लियर होना चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि भगवा रंग भाजपा का नहीं है, भाजपा के झंडे में हरा और भगवा दोनों रंग है। भगवा रंग सिर्फ सनातन का है, आप उसको किसी पार्टी का रंग मत बताइए। बंगाल में यही हुआ। चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, सारी दुनिया उनको धन्यवाद दे रही है, सारे हिंदू उनको हाथ जोड़कर ज्ञानेश्वर जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला होबे एकदम आज चिंता नहीं। मणिपुर से शुभेंदु खड़े, क्या लगता है कि भूमिपुत्र को ही सीएम बनना चाहिए? यस यस यस, आवर डायनामिक लायन, मैं शुभेंदु दादा को बोलती हूँ, डायनामिक लायन शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। किसको देखना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी दादा दादा, यस यस यस, शुभेंदु अधिकारी नो। बांग्ला बोला जा रहा है कि अब बंगाल जो है सोने का बनने जा रहा है और खुशहाली एक तरीके से बंगाल में दोबारा आएगी। वापस चलते राजनीतिक विश्लेषक जी सुरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बीजेपी प्रवक्ता के पास आऊंगी मैं। आवाज पहुंच पा रही है सर? कि हम हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ जी की लाइन पर बंगाल में शासन करेंगे, तो उस न्याय के शासन की उम्मीद करके वहां के हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया है कि आप अब यहाँ पर जो तानाशाही का शासन था, जो बायस शासन था, जिसमें जिस तरह का आपने शासन किया, जिस तरह की धमकियां दी, जिस तरह के अत्याचार किए, हत्याएं की, रेप किए, जो भी आपने कुछ किया, अब वो बर्दाश्त नहीं है। और इसीलिए आपने देखा अभी ये भी कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। बंगाल की लोकल जनता यही कह रही है
कि शुवेंदु अधिकारी जिंदाबाद, क्योंकि उन्होंने ही प्रॉमिस किया है कि हम वैसा ही शासन देंगे जैसा आसाम और यूपी में है। और आप वहां पर देख लीजिए तमिलनाडु में क्या हुआ। जिन्होंने कहा कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे, वो 50 सीटों पे आके अटक गए हैं। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए ऐसा हुआ कि जोसेफ ने, जो उसकी पार्टी है विजय, जो मतलब टीवीके की पार्टी विजय थेलापति की, उसने अश्योरेंस दिया और वहां के लोगों को लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पॉलिटिक्स तमिलनाडु में कर रही है, वो सरकार डीएमके को हटाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उनको उम्मीद नहीं थी कि एआईडीएमके का बीजेपी का गठबंधन जिता पाएगा। उन्होंने अन्नामलाई को हटा दिया, जिसकी लीडरशिप पे लोगों को इतना भरोसा था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आंकड़ों में बदलाव तो यहाँ पर आई है। लेकिन सुरेंद्र जी, अगर हम खास तौर पर बंगाल की बात करना चाहें, जो है वहां पर टीवीके की पार्टी का खुल के समर्थन किया, क्योंकि उन्हें मालूम है वही डीएमके को हरा सकते हैं। लेकिन हरा दिया अगर बंगाल की बात हम कर लेते हैं, तो बंगाल में टीएमसी की हार का आप मुख्य फैक्टर क्या मान रहे हैं? सिर्फ हिंदुओं से अत्याचार, बर्बर अत्याचार, और कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, विदु जी सहमत है आप इस बात से? और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ गई, पहले बता देते हैं हम। रुझानों में सरकार बनाने के लिए 8 सीटें चाहिए। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को ऑफर। जी बिल्कुल, और बड़ी खबर, कांग्रेस ने टीवीके को दिया समर्थन का प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को ऑफर दिया गया है। रुझानों में टीवीके को सरकार बनाने के लिए 8 सीट चाहिए, बड़ी खबर। इसी बीच हम आप तक पहुंचा रहे, तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को ऑफर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कांग्रेस ने टीवीके को दिया समर्थन का प्रस्ताव। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसे में लगातार आपको बता दें कि प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दिया गया। देखना यह होगा कि टीवीके इस पर क्या कुछ फैसला यहाँ पर करती है। खास पैमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विदु जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी, और कहीं ना कहीं अगर पश्चिम बंगाल की खासतौर पर हम बात कर लेते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि हिंदुओं को सताया गया, उसका परिणाम मिल चुका है। तमिलनाडु पे मैं आपको, आप जो तमिलनाडु पे बोल रहे हैं वो खबर उल्टी है। तमिलनाडु में टीवीके के विजय के फादर ने कांग्रेस से कहा है कि आप हमें समर्थन दीजिए। अभी कांग्रेस ने प्रस्ताव नहीं दिया। ठीक है, मैं इसको रीचेक करवा लेता हूं, अगर कोई गलती होगी तो उसको सुधारा जाएगा। दूसरी बात है कि वो तो कांग्रेस तो 3-4 सीट पे जीत रही है, उनके देने से 8 की भरपाई थोड़ी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थन से सरकार नहीं बन पाएगी वहां पे। ठीक है, मैं इसको रीचेक, मैं सुरेंद्र जी इसको रीचेक करवा लेता हूं। विदु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि अब हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया बंगाल में, तो उसका नतीजा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सच्चाई है क्या? क्योंकि सुरेंद्र जी भी यही कह रहे हैं, सहमत हैं आप? देखिए, मैं पिछली बार भी अपनी बात जो कह रहा था अधूरी रह गई, बीच में ही जो है मुझे टोक दिया गया। देखिए, ये जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना के लिए ही देश के असंख्य वीर बलिदानियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस लोकतंत्र को स्थापित करने की। लेकिन लोकतंत्र वहां नहीं स्थापित हुआ, वहां गुंडा तंत्र स्थापित हुआ। बल्कि आजादी से पहले ही जो डायरेक्ट एक्शन से शुरू हुआ, जो एक विषय था, उसके बाद आजादी के बाद वो स्पिल ओवर कर किस प्रकार कांग्रेस में वही गुंडे चले गए। फिर वही गुंडे जो हैं, वही वामपंथी जो ताकतें थी उनके साथ रहे 34 साल तक, और उसके बाद तृणमूल के साथ आ गए। वो गुंडे जो लोगों को वोट के जो अधिकार है उससे वंचित रखते थे। आज हम पॉलिटिकल पार्टियों से काफी ऊपर की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार जो है इस बात को कहा है कि ये कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक सिविलाइजेशनल बैटल है। भारत को बचाने की एक लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियां और जिस प्रकार से घुसपैठियों के माध्यम से भारत को तोड़ने की विभाजनकारी जो शक्तियां हैं वो बहुत एक्टिव हो चुकी थी, भारत के लोकतंत्र को थथा बताए हुए थी, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर, याद कीजिए पिछली बार जो है जब चुनाव के नतीजे आने के बाद 350 से अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी और के समर्थक या वोटर जो हैं उनको किस प्रकार ढील दिया गया, उनको मार दिया गया। किस प्रकार से हमने बलिदान देकर जो है लोकतंत्र वहां पर आज स्थापित किया है। यह भी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया हुआ है। आप याद कीजिए, लाखों जो बंगाल के निवासी थे उनको पलायन करना पड़ा था पिछले बार पोस्ट पोल जो है, किस प्रकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस पर जो है क्रैकडाउन किया था।
उन लोगों को वापस आने के लिए भी, अपने घर पे आने के लिए भी तृणमूल के गुंडों को 50-50, 60-60 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। आज वो स्थिति से निकलकर लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज जश्न जो बनाया जा रहा है, इस बात को लेकर बनाया जा रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर जो है ये चुनाव जा चुका था। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की स्थापना का चुनाव है और इस नाते से बात कह रहा हूं कि एक क्षण ऐतिहासिक है। ये पल जो है ये संजो के रखने वाला पल, इसको किसी अन्य जो है चुनावी नतीजे से मत जोड़ना। इसको ये मत सोचना कि किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक और प्रदेश जीत लिया। निश्चित तौर पर जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रमाणित राजनीति के तहत जो है देश भर में चप्पा चप्पा भाजपा वाले जो है वो करते ही जा रहे हैं। लेकिन बड़ा विषय है कि भारत की जो है जीत हुई है, यहाँ पर भारत के लोकतंत्र की जीत हुई है, उन असंख्य वीर बलिदानियों की जीत। जी बिल्कुल विदु जी, और जिस तरीके से तस्वीरें भी लगातार अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जलेबियां बननी शुरू हो चुकी है और मिष्टी दही एक तरीके से लोगों में बंटनी शुरू हो गई। विदु जी, अगर टीएमसी की नीतियों पे थोड़ा सा बात करूं मैं, टीएमसी की नीति में एक था पहले 500 रुपए महिलाओं को देना, उसके बाद उन्होंने 1000 रुपए बढ़ा करके कर दिए। उन्होंने कहा महिलाओं को उनके आर्थिक सहायता के लिए जो है 1500 रुपए देने लग गए। क्या अब लोगों का कहना है कि इस बार जो ममता दीदी का किला ढह गया पश्चिम बंगाल में, उनकी नीतियों के वजह से ही डह गया? क्योंकि बीते पिछले 1 से 1.5 साल में ममता बनर्जी ने जितने बयान दिए, चाहे महिलाओं को लेके कहूं, चाहे स्कूल गोइंग कोई लड़की हो या फिर कोई चाहे दफ्तर जा रहा हो, युवाओं को लेकर के, सब उनकी नीतियां जो हैं इस तरीके से फेल हो गई जो बीजेपी को फायदा मिल गया। जो आप बता रही हैं ये नीतियां ऐसी नहीं थी। ये नीतियां जो आप बता रही हैं ये नीतियां ऐसी नहीं थी। ये तो केवल आई वॉश जिसको कहते हैं, ये आई वॉश था। ये तो केवल हाथी के दांत दिखाने वाले थे। हाथी के असली दांत जो है, तृणमूल की असली नीतियां जो है, वो आरजीकर के मामले पर हमने देखा। हमने देखा किस प्रकार मुख्यमंत्री जो है ये कह रही थी सभी महिलाओं से कि 7 बजे के बाद घर से निकलना जो है पश्चिम बंगाल में सेफ नहीं है। संदेश खली के मामले में हमने देखा, हमने शाहजहां शेख को बचाते हुए देखा किस प्रकार से, हमने फहाद हकीम से लेकर मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ हुआ ये देखा। ये था असल तृणमूल का जो है भेड़ के भेष में जो भेड़िए वाली जो उनकी प्रवृत्ति थी। इसके खिलाफ जो है इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों ने आकर बड़ी संख्या में वोट किया और वो जानती थी तृणमूल कांग्रेस की इतनी, जब जनता को वोट देने का अधिकार मिलेगा तो तृणमूल कांग्रेस साफ हो जाएगी। इसलिए ये इनके प्रकरण प्रयास कर रहे थे कि कुछ भी कर जो है ठप्पा हो जाए, वोट ना डल पाए लोगों का, लोगों को वोट से वंचित किया जाए अपने गुंडों के माध्यम से। इसलिए कभी जो है इलेक्शन कमीशन को लेकर, कभी केंद्रीय जो फोर्सेस हैं उनको लेकर जो है वो बार बार का हल्ला काट रही थी। इसलिए काट रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके खिलाफ जनता का मैंडेट तैयार है, बस उनको ईवीएम तक पहुंचने से रोकना है। तृणमूल का बिल्कुल सीधा एक्शन प्लान था कि किसी भी तरह से बंगाल के वोटर्स को, पश्चिम बंगाल के वोटर्स को वोट से वंचित किया जाए और फर्जी वोट जो है वो एसआईआर से पहले जिस प्रकार से डलवाया। बिल्कुल, जब तो एसआईआर का विरोध जो है विदु जी इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर टीएमसी कर रही थी। और सुरेंद्र जी, अगर जिस तरीके से एसआईआर का विरोध हमने सभी ने देखा कि टीएमसी ने कोशिश तो पूरी की थी करने की, चाहे बहाना कुछ भी लगाया हो, और टीएमसी जानती थी कि अगर एसआईआर होगा तो हार तो निश्चित उनकी है, और वही परिणामों में तब्दील हुआ। तो देखिए, चाहे बिहार में एसआईआर हुआ, हमने पहले भी हम लोग डिस्कशन में यही कहते थे कि एसआईआर का मुद्दा विपक्ष का मुद्दा है, जनता का मुद्दा नहीं है। क्योंकि कौन आदमी कहेगा कि भाई जो मर गया है उसका वोट होना चाहिए, जो ट्रांसफर होके चला गया उसको वोट होना चाहिए, जो इस देश का नागरिक नहीं है उसका भी वोट होना चाहिए। तो मतलब इलॉजिकल है ना जनता को इतना बेवकूफ समझना। भाई आपके कार्यकर्ता आपके साथ हैं, आपके पार्टी के लीडर आपके साथ हैं, लेकिन जनता तो स्वतंत्र है ना। तो जनता इस बात को समझती थी कि एसआईआर अच्छा है, होना चाहिए, जिससे जो वोटर है वही वोट डाले, जो वोटर नहीं है उसका वोट ना डालें। तो इसलिए वही एसआईआर बिहार में फेल हुआ विपक्ष का, और वही बंगाल में ये मुद्दा फेल हो गया। क्योंकि बंगाल में आप देख लीजिए कि वो एसआईआर करते रह गए, किसको परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, लोगों ने दबा के वोट डाला। तो इसलिए एसआईआर के मुद्दे पर उनको विरोध करने से, बल्कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम रोहिंग्या और जो घुसपैठिए हैं उन लोगों के समर्थक हैं, उनके साथ हैं, और चूंकि हमारी दबंगाई है तो हम जो चले गए हैं, मर गए, सबके वोट डालेंगे। यही कारण था कि जनता ने उनको रिजेक्ट किया और वो मुद्दा उनका बन नहीं पाया। तो एसआईआर का एक रोल तो है ही इसमें
कि फर्जी जब वोटर ही नहीं रहे लिस्ट में तो डलेंगे कहां से वोट। तो ये तो मुद्दा है ही, उसका तो फायदा मिला ही है। जी बिल्कुल, और मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं। विधु जी, एक तरीके से विपक्ष की अगर बात करूं, विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगाता है कि जो बीजेपी पार्टी है लगातार भाषा के तौर पर या संस्कृति के तौर पर दक्षिण भारत में अगर जाऊं तो वहां पे राजनीति करती है। विपक्ष को क्या जवाब आप देना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारत इंडिया इज नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ नेशन। और ये जो है राहुल गांधी और उनके साथी लोग जो हैं, जो इस प्रकार की भ्रांतियों में, जो पश्चिम की आंखों से भारत को पढ़ने वालों को समझना पड़ेगा कि भारत एक संस्कृति का नाम है, जो हिंदू कुश पर्वत से हिंद महासागर तक, कच्छ से लेकर कटक तक एक संस्कृति का नाम भारत है। यहाँ कोई अलग अलग संस्कृतियां नहीं बसती, एक ही संस्कृति है, वही उसी प्रकार की है। जहां तक भाषाओं की बात है, निश्चित तौर पर भाषाएं बहुत सारी हैं, अनेक भाषाएं, प्रत्येक भाषा हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। हर भारतीय भाषा जो भारत के अंदर जिसने जन्म लिया वो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, साईं वंदनीय है। किसी प्रकार से भाषाई भेद कर किसी प्रकार से प्रांतीय भेद कर रीजनल नेशनलिज्म के एस्पिरेशंस जगाकर जिस प्रकार की घटिया राजनीति कांग्रेस, विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस करती रही है, उसको जनता नकार रही है। हम तो बचपन से ही जिन संस्कारों में हमारा लालन पालन हुआ वो यही थे कि भूल से भी मुख पे जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का बड़ा गड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। इसी सुपंथ पर बढ़ते हुए भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है और 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है और पूरे देश ने उनके साथ इस संकल्प को पूर्ति करने की सौगंध खाई हुई है, उसी दिशा में जो है आज के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे जो है हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से केरला की भी बात करूं तो लेफ्ट का किला एक तरीके से केरला में ढाता हुआ नजर आया है। राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ सुरेंद्र जी, जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पे वोटिंग हुई है, चाहे वो असम की बात करूं, पश्चिम बंगाल की या पुडुचेरी की या केरला की, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी आप इसे कहेंगे या फिर एक तरीके से कहा जा रहा है कि जनता जो है अब ज्यादा स्मार्ट हो गई है, जागरूक मतदाता ज्यादा अब आ गए हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ऑनेस्टली बात करें तो जो मौजूदा लिस्ट है उसके हिसाब से अगर आप वोटिंग देखेंगे तो बिल्कुल जबरदस्त वोटिंग हुई है जी। और जो भी वोटर लिस्ट में है वो वोट डालने के लिए आया है 93% तक बंगाल में। लेकिन अगर आप SIR का फैक्टर इंक्लूड करके देखें तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग वही है जो 2021 में थी, उसमें कोई उस हिसाब से अंतर नहीं है। ये अंतर जो है वो फर्जी वोट हट गए और असली वोट सामने आए हैं, इसीलिए वो जो परसेंटेज आपको कम दिखती थी वो परसेंटेज अब आपको ज्यादा दिख रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी वोटर हटने से जो असली वोटर वोट नहीं डालने जा पा रहा था वो आके वोट डाल पाया है। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग को हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बंगाल का चुनाव जो है उसका सारे का सारा श्रेय वोटर देते हैं चुनाव आयोग को, क्योंकि उनके लिए उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें वो जाकर निष्पक्ष तरीके से अपने वोट का अधिकार का वो उपयोग कर पाए। अदरवाइज तो उनके वोटर ID कार्ड लेके रख लेते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं, घर के बाहर आके बैठ जाते हैं, बाद में मारने की धमकी देते हैं। तो ये जो एक डर का माहौल था, उस माहौल को चुनाव आयोग ने हर तरीके से एड्रेस करके वोटिंग की काउंटिंग से लेकर के और गांव-गांव में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस लगा करके वोटर्स को ये एक हिम्मत बंधाई, हिंदू वोटर्स को। मैं तो हिंदू, जब ये लोग कहते हैं कि भाई बंगाल की जनता बदलाव कहाँ चाहती थी? 30% मुसलमान क्या बदलाव चाहते थे बंगाल में? तो आप बार बार, भले ही चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं बोल सकते, पर हम तो बोल सकते हैं ना, वहां का हिंदू बदलाव चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ममता बनर्जी रहे और ये मुस्लिमों का दबदबा यहाँ पे रहे, हमारे ऊपर ये अत्याचार बरकरार रहे। बिल्कुल, और उसी का नतीजा जो है वो सामने भी आया है। वो चाहते थे, ये भाजपा, इसको बंगाल की जनता के नाम पे मत गुमराह कीजिए लोगों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो सामने भी उसी के अनुरूप देखने को मिला है। विदु जी, थोड़ा असम की अगर हम बात करें और बंगाल का अगर मिश्रण करना चाहें तो मजबूत चेहरा तो कहीं ना कहीं फल देता ही है, लेकिन जो रणनीति होती है वो विशेष महत्व रखती है, चाहे रणनीति बूथ लेवल की हो, लोगों को लुभाने की हो,
आज उसी का परिणाम है क्या? मजबूत चेहरे भी आपके पास थे, चाहे असम की मुख्यमंत्री की हम बात कर लेते हैं, या फिर बंगाल में जिस तरीके से 15-15 दिन इतने बड़े बड़े नेता वहां पर रहे, गृह मंत्री खुद रहे, लगातार प्रचार प्रसार यहां पर हुआ, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जो रणनीति के तहत काम हुआ उसी का ये फल रहा। और जनता तो खैर जानती थी कि गुंडागर्दी टीएमसी कर ही रही है, वीडियोस तमाम वायरल हो रहे हैं। और जिस तरीके से सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि 30% मुस्लिम वोटर्स थोड़े ना बदलाव चाहेंगे, वहां तो हिंदू वोटर्स थे, वो बदलाव चाह रहे थे, जय श्री राम सुनना था, तो ये बदलाव देखने को मिला है बंगाल में खास तौर पर। किस तरीके से पैटर्न समझ रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो है प्रेरणा देता है हम सबको। हम सब कार्यकर्ता जो है, हमारा जो कर्मठ नेतृत्व है, जिस प्रकार से जो मेहनत करने वाला नेतृत्व है, हम सबको जो है वहां से प्रेरणा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो श्रेष्ठ है, और उस नाते से हम श्रेष्ठ नीति पर भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने की, भारत माता की जय की जो नीति है हमारी, उस पर हम चलते हुए, दृढ़ता से चलते हुए, नेक नियत के साथ हम कार्य करते हैं। तो चुनाव दर चुनाव जो है जनता हमारे काम पर मुहर लगाती है। असम के अंदर बहुत सारे हल्ले के अंदर ये बात गुम हो जाती है कि किस प्रकार से 2016 के बाद असम के अंदर काया पलट किया गया है, किस प्रकार खुद प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट वाली जो अपनी पॉलिसी है उसके तहत जो है लगातार असम और असम के साथ जो सारी 7 सिस्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, उसमें अभूतपूर्व विकास किया है। इतनी बार तो खुद मनमोहन सिंह जो है वो असम में नहीं गए, जो कि मनमोहन सिंह राज्यसभा से लगातार असम से चुन कर आया करते थे। जितनी बार जो है खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी रातें जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर और असम के अंदर विशेष रूप से गुजारी है। हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे रोड डेवलपमेंट की बात करें, चाहे असम के अंदर जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन नौकरियों के क्षेत्र में आया, जो नौकरियों की बंदरबाट से रोककर किस प्रकार रोजगार के न केवल अवसर पैदा किए गए, बल्कि योग्य पात्र लोगों को, दक्ष लोगों को जो है रोजगार दिया गया, तो रोजगार को एक अधिकार बनाकर प्रस्तुत किया गया। ये सारे कारण तो निश्चित तौर पर रहे। हाँ, एक बड़ी टफ जो डेमोग्राफी है उसके खिलाफ हम वहां चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो केवल रिलीजियस लाइंस पर भाजपा का विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों का विकास हो, पूरे राष्ट्र का विकास हो, पूरे राज्य का विकास हो। जहां पर भी हम सत्ता में हैं, राज्य जो है उस दृष्टि से देखता है। राज्य भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल जो है मजहबी चश्मे से देखना चाहते हैं, वो करते हैं। और उनका एजेंडा जो है विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर नहीं होता है। असम के अंदर 2 बार के दोनों शासनकाल जो है, चाहे सर्बानंद सोनोवाल जी का हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा जी का हो, दोनों कार्यकाल जो है शानदार रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने एक नेक्स्ट लेवल पर जो है डेवलपमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गए हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे घुसपैठियों से निपटने का विषय हो, ये सभी विषयों पर जो है जब जनता को प्रामाणिकता से काम किया हुआ दिखता है तो निश्चित तौर पर जनता जो है प्रो इनकम्बेंसी दिखाती है। और ये भी अपने आप में अभूतपूर्व है। जितनी बड़ी संख्या में निकलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो है असम के लोगों ने आए हैं, ये दिखाते हैं कि अगर आप डिलीवर करेंगे, अगर आप काम करेंगे, तो लोग आपके पक्ष में वोट डालेंगे, आपको मतदान मिलेगा, आपको मत जो है मिलेगा, आपको समर्थन मिलेगा लोगों का। ये असम के जो है चुनावी नतीजे जो है, ये रुझान और नतीजे जो है वो साफ तौर पर बताते हैं। जी बिल्कुल विदु जी, और जिस तरीके से समर्थन लोगों का मिला है, एक तरीके से बीजेपी को वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। सुरेंद्र जी, आपने एसआईआर का जिक्र किया था, एक बार मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं। एसआईआर का नाम जब निकल के सामने आया था, सबसे ज्यादा विरोध जो है पश्चिम बंगाल की तरफ से निकल के सामने आया था। विपक्ष ने कहा था कि जो एसआईआर है वो जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि उनके वोटर घट जाए। लेकिन कितना प्रभावी, अगर मैं असम की भी बात कर लूं या पश्चिम बंगाल की या बाकी राज्यों की, एसआईआर कितना प्रभावी रहा इस बार के चुनाव में? नहीं, बहुत प्रभावी रहा। एसआईआर की बहुत बड़ी भूमिका रही कि उसने दबंगों को फर्जी वोट डालने से रोक दिया, क्योंकि फर्जी वोट ही नहीं रहे लिस्ट में। जी देखिए, अगर आप गांव में रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, तो वोटिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। गांव में रात को तय कर लेते हैं किसको वोट डालना है। उसके बाद ये हो गया कि भाई आप लोग नहीं वोट डाल सकते, आपके इलेक्शन कार्ड लेके चले जाते हैं। आप फिर भी झगड़ा करते हैं, आपके घर के आगे रात में आदमी बैठ जाता है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते।
और फिर जो मर गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, शादी होके चले गए हैं, 10 साल से नहीं आ रहे हैं, सबके वोट डलते हैं। तो उसमें चाहे वो भाजपा का वोट हो और चाहे वो टीएमसी का वोट हो, अगर टीएमसी की गुंडागर्दी दबंगई है, सरकार का संरक्षण है, तो वो भाजपा वाले का वोट भी वही डाल के आएगा अपने लिए। तो इसलिए ये जो एसआईआर हुआ, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है वोट किसके कटे, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो दबंगई से जो वोटर मौजूद नहीं है उनके वोट डाले जाते थे, वो वोट मिले ही नहीं डालने के लिए, वो वोट खत्म हो गए। तो इसलिए एसआईआर में जब आप दबंगई है वोट डालने गए और वहां वोट ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? और फिर जो मौजूदा वोटर थे जिनको आप डराते धमकाते थे, उनको वहां तक ले जाने दिया गया, तो वो अपना वोट डाल के अपने अधिकार का प्रयोग करके आ गए। उनके आई कार्ड आपने नहीं छीने एग्जिस्टिंग वोटर्स के। तो इसलिए एसआईआर प्लस इलेक्शन मैनेजमेंट दोनों ने इन सारे चुनाव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिहार से ही वो साफ नजर आ रहा है। और इसलिए ये कहना कि भाई उसमें बीजेपी के कटे या कांग्रेस के कटे या टीएमसी के कटे या आरजेडी के, अब जैसे आरजेडी के गांव हैं, आप वहां वोट डाल के दिखा दीजिए अपना। अरे हमारे राजस्थान में तो 1000 वोट हैं और उसमें 800 यादव हैं, लेकिन यादव कैंडिडेट को 1000 में से 998 वोट पड़ते हैं। तो गांव की स्थिति अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा एसआईआर का इम्पैक्ट क्या था। लोग क्यों खुश थे एसआईआर से कि फर्जी वोटिंग ही बंद हो गई, वोटर ही गायब हो गया लिस्ट से, तो वोट कैसे डालेंगे आप? तो ये इस तरह की एक दबंगई की थी और वहां तो भीषण वायलेंस की गुंडागर्दी थी, उसको दबंगई कहना भी गलती है। वो तो एक तरह का क्रिमिनल माफिया था कि भाई आप वोट नहीं डाल सकते, नहीं तो आपको गोली मार देंगे, आपको पेड़ से लटका देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब एक सुरक्षित चुनाव हुआ और लोगों को वोट डालने का हक मिला, तो हिंदुओं ने खड़े होकर के इस गुंडागर्दी माफियागिरी की सरकार को, जो बांग्लादेश बनाना चाहती थी बंगाल को, और उन्होंने तो एक रेजोल्यूशन भी पास किया था नाम बदलने का कि इसका नाम ही बांग्ला रख दो, तो उधर बांग्लादेश इधर बांग्ला हो गया काम। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव पूरी तरह से सनातन का बदले का चुनाव था जो उन्होंने लिया, और दोनों जगह सरकार बदली। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल अब फैक्टर्स कुछ भी रहे हों, लेकिन आप ये तो खैर मानेंगे, और विदु जी आप तो खैर ज्यादा ही खुश होंगे कि ममता बनर्जी का जो किला था, जिसको अच्छी तरीके से अंबुजा सीमेंट से बनाया गया था, उसको बीजेपी ने कैसे भी करके, चाहे समय की बात हो, जनता का पक्ष का माहौल हो, भेद ही दिया है। वो जगह थी जहां पर प्रदर्शन करके 2006 में ममता बनर्जी प्रोमिनेंस में आई थी, टाटा की फैक्ट्री का विरोध करके, लोगों को भड़का के जिस प्रकार से एक हिंसक आंदोलन शुरू करके सिंगूर और नंदीग्राम से आई थी। और 2021 में नंदीग्राम के अंदर ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी जी ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी को बहुत करारी शिकस्त दी थी, अब की बार वो भवानीपुर में भी जो है ममता जी के पीछा करते हुए वहां पर भी गए हैं। नंदीग्राम में तो आगे चल ही रहे हैं, अभी तक भवानीपुर का भी जो नतीजे आ रहे थे वहां पर भी दिख रहा था कि कभी ममता जी आगे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी जी आगे थे। तो वहां पर भी एक टफ फाइट जो है हम दे रहे थे। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है सेफ नहीं है। बल्कि ये जो दुर्ग जिसको कहते हैं, किला कहते हैं, जिसको गढ़ कहते हैं, ये जमाने लद गए, ये जमाने चले गए जब लोग आया करते थे और बिना कुछ काम किए जो है गांधी परिवार अमेठी रायबरेली जैसी जगहों पर केवल नामांकन भरने के लिए जाया करता था, और उसके बाद जो है जनता उनको बिना देखे बम्पर वोट दिया करती थी। हमने 2019 में राहुल गांधी को भी अमेठी से हारते हुए देखा है। हमने अब पिछली बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी जी को देखा था। इस बार हम देख रहे हैं कि दोनों इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के पुरोधा जो M.K. स्टालिन है और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन है, दोनों अपनी सीट जो है, जो कि चेन्नई की बहुत पोश सीट्स है और डीएमके के गढ़ माने जाते रहे हैं, दोनों जो है पीछे चल रहे हैं। तो इस नाते से अब ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि जो काम करेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी। कोई अपने आप को कोई किला मान ले, कोई दुर्ग मान ले, कोई गढ़ मान ले, तो जनता जो है आज किसी की बापोती नहीं है। जनता आज डिलीवरेबल्स के पीछे खड़ी है, जो डिलीवर करेगा जनता उसके साथ खड़ी हुई।
जी बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जश्न जो है मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और एक तरीके से कोलकाता की सड़कों पर आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए जश्न मनाने में लग गए हैं। हर तरीके से झालमुड़ी की तस्वीरें दिखाई दे रही है प्रद्युमन अभी से, और लगातार मिष्टी दोई जो है लोगों में बंटना शुरू हो गई है।